स्वागत है आपका प्रांजल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना है अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई आपकी। हाँ जी सर, 7 महीने हुए हैं और अच्छी चल रही है। पता होता तो पहले कर लेता 2-4 साल। यही तो प्रॉब्लम है, सबको पता होता है इन्वेस्टमेंट पहले शुरू कर लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला प्रश्न पे आता हूँ सीधा। मेरा पहला प्रश्न है, रिश्तेदार कहते हैं यार LIC कर ले, और पुराने समय के हैं, और लेकिन अपने ससुराल वालों को लगता है कि बेटी को अच्छा घर मिले तो कहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। जब टीवी में सचिन और धोनी आकर के बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है ना, क्या सही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दोस्त कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, असली रिटर्न वहाँ मिलता है, और पर्सनल फाइनेंस पे आज कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ चलते हैं। लेकिन पहला सवाल, फायर एक टर्म आजकल एकदम फायर की तरह चल रहा है, यूट्यूबर खूब बात कर रहे हैं इसके ऊपर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सबको चाहिए यार मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, पैसा आ जाए, पैसिव इनकम हो जाए, क्या किया जाए। और फोमो इतना है कि जेनजी भी बोलते हैं कि भाई फ्लावर नहीं फायर बनना है ना, फटाफट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए, एकदम रिटायर हो जाऊं। इस पे आपका क्या सुझाव और क्या समझ है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली पे? देखिए, इस पे ना मुझे ये लगता है कि ये सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा टर्म है। अगर आप किसी को ये बोलो कि सोशल मीडिया में ऑडियंस किस उम्र की होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर आप उनको ये बोलो कि आप अगले 10-15 साल में रिटायर हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छा कंटेंट बनता है। बहुत लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये ट्रैफिक गेन करने का तरीका है। ट्रैफिक गेन करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं इससे 2 कारणों से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ। पहला, ये फीजिबल नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। और दूसरा, बिकॉज अगर आप 40 में रिटायर हो जाओगे तो वो 2 साल भर तो रिटायरमेंट अच्छा लगेगा, फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। एक किस्सा मुझे बहुत पसंद है, जहाँ एक आदमी ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, तो वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। अब वहाँ उसे जो खाने को चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, घर बंगला चाहिए, सब मिलता है। कुछ भी काम करने का वो सोचे तो इतने सेवक हैं कि सारा काम हो जाता है। तो कुछ समय बाद वो बोर होने लगता है, साल भर बाद फ्रस्ट्रेशन, 2 साल बाद डिप्रेशन, और वो भगवान से पूछता है मैंने इतने अच्छे काम किया, आपने स्वर्ग दिया, इससे अच्छा तो मुझे नर्क ही भेज देते, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। भगवान बोलते हैं तुझे क्या लगता है तू कहाँ है? तो जब हमारे पास कोई काम ना हो, जब हम रिटायर हो जाए, तो वो नर्क है। तो आई थिंक हम एक तरफ तो हम भारतीय आज से पहले तक ये देखते थे कि हम रिटायर हो गए 65-70 साल में और अब हमारे पास सेविंग्स नहीं है। इस चीज़ से मुझे चिंता होगी। वहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, तो उस पर मैं आऊँगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। लेकिन 40 के बाद आपके पास कोई काम नहीं है, साल 2 साल बाद आप 2 चीज़ें करोगे। या तो आपने जो भी सेविंग्स की, क्योंकि जब बोर्डम होता है तब हम इम्पल्स शॉपिंग करते हैं, तब हम जाके घर खरीद लाते हैं, कुछ ऐसी चीज़, गाड़ी खरीद लाते हैं जो हमको नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो 40-45 में रिटायरमेंट होने के कंसेप्ट से मैं तो अग्री नहीं करता। दूसरा, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा इस फायर कंसेप्ट को मानूं और मैं सारी सेविंग्स बहुत डिसिप्लिन के साथ करूं, परिवार के खर्चे रोक दूं। मैं जहां 25 साल बाद रिटायर होता, मैं 15 साल में रिटायर हो गया, लेकिन वो 15 साल मैंने अपने लिए नर्क बना दिए लाइफ के, अपने पीक के। एक्चुअली आपने बता दिया दोनों नर्क हो गए। बिल्कुल, रिटायर होने के बाद भी और रिटायर होने के चक्कर में रिटायर होने से पहले भी। बिल्कुल। अगर आप अलाउ करो मैं इसको नया टर्म दूं। जी जी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। जी जी। रिटायर अर्ली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में, जो मेरा काम है कि भाई आप रिट्राई करो, अभी तक आपने जॉब से पैसा कमा, अब आप काफ़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया, रिट्राई कर सको। वैसे आप कुछ कह रहे थे, आज तो माइक आपका है। तो एक तरफ ये भी एक्सट्रीम है कि कोई 65 का हो गया और उसके पास रिटायरमेंट के लिए जमा पूंजी नहीं है, लेकिन ये भी एक्सट्रीम है कि कोई 40 का हो गया और वो रिटायरमेंट चाहता है। और अगर बात इस बात की है कि नहीं, फायर से हमारा मतलब ये है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ वो तो 25 से होना चाहिए ना, वो तो 20 से होना चाहिए ना। आपकी जो फील्ड में आपको पैशन है, वहाँ शायद आपको जॉब शुरुआत में 10,000 रुपये कम का मिलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ग्रोथ तो वहीं से आएगी। तो आई थिंक अपना पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए 45 पे नहीं रुकना है, वो तो 25 से शुरू करना है। पैशन पे काम कर रहा हूँ, फिर भी अगर मैं चाहता हूँ कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आऊँ, मेरे लिए एक तो पहला सही एज क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जो आप सबके लिए पूछ रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एज सेंट्रिक है नहीं है, क्या सही एज होनी चाहिए, इस पर आपकी समझ सुझाव क्या है। दूसरा, मुझे जाना कहाँ चाहिए उस एज में, SIP पे, म्यूचुअल फंड पे, स्टॉक मार्केट पे, पेंशन फंड पे, या कुछ और प्लान करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पे मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर हम कॉम्प्लेक्स होना चाहें, एकदम इंट्रिकेट स्ट्रैटेजीज, किसी की गोल प्लानिंग रिस्क के हिसाब से, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और कई बार मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को जानबूझकर बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, वरना पैसे कैसे कमाएंगे। कोई मरीज अगर आए और मैं उसे बोलूं कि कुछ नहीं है, फल खा ले, विटामिन C खा ले, तो फीस कैसे मिलेगी। कई बार
मैं नहीं कह रहा सब ऐसे करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एलिमेंट्री लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर कोई इसे सच में सिंपल रखना चाहे, बहुत सिंपल है। क्या रूल है simple? 5-6 स्टेप्स हैं। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि निवेश करने से पहले हमें हमारे पास जो ऑलरेडी है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बहुत मेहनत से अपनी सैलरी से 5,000 रुपये महीना जमा करके म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ और भगवान ना करे मुझे कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, 1 लाख का बिल तो आप हॉस्पिटल में जाने के लग जाते हैं आजकल। तो सबसे पहले आता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। स्टेप नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस किसका? जो घर में अर्निंग मेंबर है। कई बार मैं देखता हूं बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस ले ली जाती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस है कि जो घर की अर्निंग मेंबर है अगर उसे कुछ होता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति पे फर्क ना पड़े। ये पहला स्टेप। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बीमार कोई भी हो सकता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, 2 लाख का बिल बन जाना है। तो सबसे पहले लाइफ, फिर हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं यहीं हम फंसते हैं। हम देखते हैं कि यूलिप ले लेते हैं, इसमें साथ में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। तो कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। नीट एंड क्लीन रखें, एकदम नीट एंड क्लीन। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इतना सस्ता है कि अगर कोई यंग है, 25 साल से कम का है, तो लगभग 10,000 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। वेरी गुड। तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 500-600 रुपए महीने में ये आ जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2 डन। स्टेप 3 इसके बाद आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी, जैसे कोविड में जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनकी दुकानें बंद हो गई, किसी का जॉब चला गया, कभी हमारा कोई एक्सीडेंट भी होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, 2 महीने की लीव लेनी पड़ती है। तो 3-4 महीने का खर्चा घर का हमारा सेविंग्स अकाउंट में रहे। इसको इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड इसका नाम है। तो उसको रखिए ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो आपको कोई ऐसी जगह से पैसा ना निकालना पड़े जहां पे एंट्री मुश्किल है या जहां पे आप रिटर्न्स को मिस आउट करेंगे। तो वो ऑटो स्वीप अकाउंट हो सकता है। सेविंग्स अकाउंट में आप ऑटो स्वीप एक्टिवेट करिए, जिससे क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप जब चाहो निकालो। एफडी का इंटरेस्ट, और एफडी का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इमरजेंसी फंड मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, ये चीजें करके रखें। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। इसके बाद, और ये ना मुझे चौथा पॉइंट यंग लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि वो नहीं मानते हैं कि वो बहुत जल्दी बूढ़े होने वाले हैं। जब आप 20-25 के हो तो आप 55-60 के होने वाले हो, ये आप सोचते नहीं हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर कोई चौथा स्टेप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करे। वो उस इंस्ट्रूमेंट से करे जिससे वो कंफर्टेबल है। वो एनपीएस हो सकता है, वो पीएफ हो सकता है, वो चाहे तो सिर्फ एफडी से करे, या टाइम है तो म्यूचुअल फंड से करे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे सबसे ज़्यादा एनपीएस पसंद है, क्योंकि एनपीएस में क्या है कि आप चाह के भी पैसे निकाल नहीं सकते। पीएफ में आप 15 साल बाद निकाल लोगे, म्यूचुअल फंड में आपने टैक्स सेवर में लगाया तो 3 साल में निकाल लोगे, वो पैसे कभी जमा ही नहीं होते। एनपीएस में आप 60 साल के पहले पैसे निकाल ही नहीं सकते, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के अलावा। तो मेरा चौथा स्टेप हमेशा रहेगा कि मैं एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज़ करूं। वो रिटायरमेंट कैलकुलेटर में क्या होता है कि वो आपके आज के खर्चे या आने वाले खर्चे इंक्लूड करता है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी ये इंक्लूड करता है, और आप रिटायरमेंट कितने साल बाद है ये इंक्लूड करके आपको बताता है कि आज जब आप रिटायर होंगे आपको कितने पैसे चाहिए और उसके लिए आपको आज से कितना निवेश करना है। गूगल में बहुत सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आप कैलकुलेटर पे जाओगे तो बहुत आसान है। ठीक है। और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, ये चौथा स्टेप है। अब 6 स्टेप होते हैं, मैं 5वें स्टेप पे आ रहा हूं। वो गोल्स जो अगले 10 साल के अंदर हैं और आपको पता है कि आने ही वाले हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चों की कॉलेज की एडमिशन फीस, अभी बच्चा 8वीं में है तो आपको पता है 4 साल 5 साल बाद कॉलेज की फीस लगने ही वाली है, 10 साल बाद शादी होने ही वाली है। तो जो लगभग फिक्स्ड बड़े खर्चे हैं, इसके लिए प्लानिंग करने को हम बोलते हैं गोल प्लानिंग। तो इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि हम म्यूचुअल फंड्स और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इसका कॉम्बिनेशन रखें। मैं चाहता हूं कि लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड से भी करें, लेकिन इसमें होता क्या है कि लोग कंफर्टेबल नहीं होते। हम कितनी भी म्यूचुअल फंड की बात कर लें, किसी की नेटवर्थ होगी 1 करोड़ की तो वो अपना 5% स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में डाल देंगे और कहेगा मैं इन्वेस्टेड हूँ म्यूचुअल फंड में। मैं कहूँगा आप इन्वेस्टेड हो ही नहीं, आप सिर्फ नोशनली इन्वेस्टेड हो। जब तक आप अपनी कैपिटल का एक सब्सटैंशियल अमाउंट किसी एसेट क्लास में नहीं डाल रहे हो, मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानूंगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड से कंफर्टेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, आप गोल्ड खरीद लो, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड उसका दूसरा तरीका है। उससे कंफर्टेबल नहीं हो, आप रियल एस्टेट में कंफर्टेबल हो, आप रियल एस्टेट में डाल दो। मेरे हिसाब से तीनों एसेट क्लास लगभग एक जैसे हैं, किसी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता रहा हूँ नहीं शेयर ही करो, नहीं म्यूचुअल फंड ही करो। उस चक्कर में आप कैपिटल एलोकेट ना कर सको, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। पैसा डालना जरूरी है। गोल्ड में म्यूचुअल फंड से शायद 1-2% रिटर्न कम आ जाए, लेकिन डालना जरूरी है।
तो गोल प्लानिंग आपको कैसे करनी है, मेरा सजेस्टेड तरीका म्यूचुअल फंड होता है विथ सम एलोकेशन टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहला हमारा टर्म इंश्योरेंस जी। दूसरा आपने बताया भाई मेरा हेल्थ में ठीक रखूं, प्रोटेक्टेड रखूं। बिल्कुल। तीसरा फिर उसके बाद आपने बताया कि अब मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड होना चाहिए। चौथा आपने एनपीएस बता दिया हमारे जी, को। जी। पांचवा आपने बताया कि कोई अगर आपका टाइम बेस्ड गोल है 5 से 10 साल वाला। 5 से 10 साल वाला। जी। छठा इसके बाद आता है अगर कोई, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं 2 स्टेप्स को, अगर कोई आपके फ्लेक्सिबल गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको यूएस हॉलिडे पे जाना है। अब ये फ्लेक्सिबल इसलिए है कि हॉलिडे ज़रूरी है, लेकिन अगर कॉर्पस थोड़ा कम हो गया, पैसे थोड़े कम जमा हुए, तो आप यूएस ना जाके थोड़ी उससे सस्ती जगह चले जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबल है, इस पर आपके जीवन निर्भर नहीं कर रहा है। अगर आपका प्लान है 5 BHK लेने का और कहीं प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप 3 BHK 4 BHK पे आ जाएंगे। अगेन लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं होगा ये। तो ऐसे गोल जिस पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो, और जनरल वेल्थ क्रिएशन, जैसे हम सबको होता है कि यार मेरे गोल्स तो चल रहे हैं, लेकिन ना मैं ज़्यादा सिक्योर फील करूँगा अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा फार्म हाउस हो, या एक एक्स्ट्रा गाड़ी हो, एक एक्स्ट्रा फ्लैट हो। वेल्थ क्रिएशन जनरली अमीर होने के लिए, अगेन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। वो एक्स्ट्रा सेकंड घर आपको मिले ना मिले, आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं वाली है। इन चीज़ों के लिए आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ इन गोल्स के लिए। तो यहाँ अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊँगा, मैं बहुत जनरली बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है रिस्क पे, लोन कितने चल रहे हैं, इन चीज़ों पे।